में एनआईए ने दूसरी गिरफ्तारी की है। उमर के एक और सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश श्रीनगर से गिरफ्तार हुए हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट की मदद लेना चाहते थे आतंकी। ड्रोन टेक्नोलॉजी में बदलाव कर धमाके की योजना थी। रॉकेट मॉडल से बम धमाके की योजना थी। बड़ी खबर यहां पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट की मदद लेना चाहते थे आतंकी। और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या जानकारी मिल पाई है? कहां से गिरफ्तारी हुई और क्या कनेक्शन जुड़ते हुए सामने आ रहे हैं? देखिए, जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश, जो कि एक कश्मीरी निवासी है, उसको एनआईए की टीम ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। और एनआईए जांच में पता चला है कि जसीर ने कथित तौर पर ड्रोन में बदलाव करके और घातक बम विस्फोट से पहले रॉकेट बनाने की कोशिश करके आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की थी। और इसका मतलब ये है कि जो आतंकी है वह टेक्निकल रूप से अपने आप को मॉडिफाई कर रहे थे और रॉकेट बम के भी योजना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। और यह जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है, अनंतनाग के काजीकुंड का यह निवासी है और 2 दिन में यह दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। इससे पहले कल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था जो कि मारे गए आतंकी उमर का प्रमुख सहयोगी था, और अब यह बिलाल है जो यह इसका बड़ा सहयोगी था। इसके अलावा कई और अहम जानकारी हाथ में लगी है। ड्रोन तकनीक में बदलाव कर रॉकेट मॉडल से बम धमाके की योजना थी आतंकियों की, लेकिन ये सफल नहीं हो पाई। और इनमें अपनी खौफनाक साजिश में कई टेक्निकल एक्सपर्ट की भी मदद ली थी। इसके अलावा जो यह जसीर बिलाल उर्फ दानिश है, यह उमर से, जो कि मारा गया था फिदायीन अटैक में, उससे अब मुलाकात भी कर चुका था। और इस मुलाकात के बाद इन दोनों में नजदीकियां बढ़ी और उसके बाद इस साजिश का ताना बाना बुना गया। फिलहाल इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद इसको दानिश को दिल्ली लाया गया है और अभी फिलहाल यह एनआईए हेडक्वार्टर में मौजूद है। कल सुबह इसको एनआईए की स्पेशल कोर्ट में इसको पेश किया जाएगा, जहां आगे की कार्रवाई होगी। तो बड़ी कार्रवाई है, बड़ी गिरफ्तारी है और धीमे धीमे इसके जो तार है वह अब खुलते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। चंदौली में भारतमाला परियोजना की जद में आ रहे अवैध अतिक्रमण और मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। एसडीएम डीडीयू नगर, सीओ डीडीयू नगर के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की गई है। मुआवजे दिए जाने के बाद कब्जों को हटाया जा रहा है। शांति व्यवस्था के लिए पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मामला अनीनगर थाना इलाके के रेवसा गांव का है। भारतमाला परियोजना का कार्य चल रहा है। भारतमाला एजेंसी के लोग हैं। आप लोगों के द्वारा भारतमाला के द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हम लोग शांति व्यवस्था बनाने के लिए मैं और सीओ साहब दोनों लोग उपस्थित हैं। हमारे मजिस्ट्रेट तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी मौके पर उपस्थित हैं। जो मकान चिन्हित किए गए हैं, जिनका पेमेंट हो चुका है, जमीन का भुगतान हो चुका है, वहाँ पे मकानों का ध्वस्तीकरण और डिमोलिशन का कार्य किया जा रहा है, जिससे परियोजना का कार्य जल्द से जल्द पूरा हो जाए। वाराणसी के दाल मंडी में चौड़ीकरण की कार्रवाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आज दाल मंडी में 5वें मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। मकान पर हथौड़ा चला है। पीडब्ल्यूडी और वीडीए की टीम पुलिस बल के साथ तैनात रही। 3 मंजिला मकान को मुआवजा देने के बाद तोड़ा जा रहा है। दाल मंडी में आज एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। अब तक ये 5वां मकान है जिसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। दाल मंडी से ठीक लगभग 20 मीटर अंदर 5वें मकान में हाथ ये लगा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बकायदा यहाँ पर जो मजदूर है पहुंचने के बाद 3 मंजिला इस मकान में हथौड़े से उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई वहाँ पे शुरू कर दिए हैं। अब तक ये 5वां मकान है जिसका मुआवजा देने के बाद जो जिला प्रशासन है उन्होंने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की है। दाल मंडी चौड़ीकरण की योजना के लिए लगातार जो जिला प्रशासन है वो कार्रवाई कर रहा है और जैसे जैसे मकानों की रजिस्ट्री होते जा रही है वैसे वैसे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बढ़ रही है। इस मौके पर जो पुलिस बल है वो पूरी तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि तैनात है और इसके साथ ही जो आसपास की जो दुकानें हैं उसको एहतियातन बंद करवा दिया गया है ताकि किसी प्रकार का कोई हादसा न हो। तो लगातार जो कार्रवाई है वो शुरू ही है। यह 3 मंजिला मकान के टूटने के बाद आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। और दाल मंडी में आज एक बार
वाराणसी के दाल मंडी का 3D मैप सामने आया। चौड़ीकरण के बाद नए दाल मंडी के निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी ने वीडियो जारी किया है। नए दाल मंडी के 3D मैप में सड़क के दोनों ओर पाथवे नजर आ रहा है और हेरिटेज लाइट्स आकर्षण का केंद्र बनेगी। दाल मंडी को नए तरीके से निर्माण के बाद नई सड़क से विश्वनाथ मंदिर तक सुलभ रास्ता होगा। मथुरा में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामला थाना फरेज क्षेत्र के आगरा दिल्ली हाईवे का है। गाजियाबाद के मुरादनगर में बाइक से जा रहे पूर्व सभासद और आरटीआई कार्यकर्ता को कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लेकिन परिवार ने साजिश के तहत हादसा कराने का आरोप लगाया है। बहराइच के कैसरगंज कोतवाली गेट के सामने एक शख्स का डांस करते वीडियो वायरल हो रहा है। भोजपुरी गाने पर एक शख्स ठुमका लगाते हुए नजर आया। वीडियो पर पुलिस ने संज्ञान लिया है। आरोपी की तलाश में जुट गई है। प्रतापगढ़ में किसान की गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना अंतु कोतवाली के घोरहा गांव की है। शिवशंकर शनिवार रात को पंपिंग सेट पर गया था, लेकिन वो लापता हो गया। शनिवार को उसका शव खेत में मिला। हत्या का केस दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जमीन की रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। हत्या के खुलासे के लिए पुलिस ने कई टीमें लगाई हैं। मिली कि एक अज्ञात शव खेत में पड़ा हुआ है। पुलिस द्वारा शव को मौके पर जाकर कब्जे में लिया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आज उसका पोस्टमार्टम कराकर शव परिवार को दे दिया गया है, जिसका अंतिम संस्कार हुआ है। परिवार की तहरीर पर एक हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके लिए हमने 3 टीमें बनाई हैं और जल्दी ही इस मामले की विधिक कार्रवाई कर न्याय सुनिश्चित करेंगे। संभल जामा मस्जिद में एएसआई अधिकारी से बदसलूकी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मस्जिद कमेटी ने विवाद से खुद को अलग कर खुलासा किया है। बदसलूकी के आरोपी हाफिज और मोहम्मद काशिफ मस्जिद कमेटी के मेंबर नहीं हैं। नमाज पढ़ने के बहाने मस्जिद में आकर लोगों से चंदा उगाने का आरोप है। जामा मस्जिद के सदर ने इसका खुलासा किया। और नमाज के बहाने से ये जामा मस्जिद में आते हैं। इनसे इंतजामिया कमेटी का कहीं से कहीं तक कोई बात का ताल्लुक नहीं है। ये बाहरी व्यक्ति हैं। ये बाहरी व्यक्ति। देखिए, बड़ा सवाल ये है कि बाहरी व्यक्ति मस्जिद के अंदर पहुंचे कैसे? इसमें जबकि कड़ी सुरक्षा है उसकी। नहीं, ये नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। मुसलमान है, नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें कोई रोकता नहीं है। हमने भी इनसे कई बार कहा कि इस तरह की एक्टिविटीज मस्जिद में नहीं होनी चाहिए, तो इन्होंने कहा कि हम तो नमाज पढ़ने आते हैं साहब। तो अब नमाज पढ़ने आते हैं तो उनको ऊपर कैसे रोक लगाई जाए। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि इंतजामिया कमेटी से इनका कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, ना ही ये इंतजामिया कमेटी के मेंबर। आगरा पुलिस ने चेन स्नैचिंग की घटना का सिर्फ 6 दिनों में खुलासा कर दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों अनी उर्फ अर्प्रीत, साहिब उर्फ प्रभजोत और इकबाल कुरैशी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल की गई स्पोर्ट्स बाइक और करीब 60 रुपए कैश बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी दिल्ली में चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आरोपियों ने 10 नवंबर को सोने की चेन छीनी थी। छीनी गई चेन दिल्ली में 75,000 रुपए में बेची थी। आरोपियों से बरामद स्पोर्ट्स बाइक दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र से चोरी की गई थी। 10 तारीख को चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी मेरे साथ, और पुलिस ने लोगों को भी पकड़ लिया और कार्रवाई से बहुत ही सब पैसा भी बरामद हो चुका है मेरा। गाजियाबाद में थाने के पास ड्यूटी जा रही एक महिला पर चाकू से हमला कर दिया गया। घटना थाना सियानी गेट क्षेत्र के लोहिया नगर की है। महिला के पति रमेश और उसके एक साथी पर चाकू से हमला करने का आरोप है। हमले में घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। महिला और उसके पति के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। सीमा का आरोप है कि उसका पति रमेश केस वापस लेने का दबाव बना रहा था और जान से मारने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
कानपुर देहात में पुलिस और एसओजी टीम ने झंझा कस्बे में बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान करीब 1000 किलो अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं। पटाखा बनाने के उपकरण, पोटाश, गंधक और एक गाड़ी भी बरामद की गई है। पुलिस ने आयुष और हर्ष गुप्ता के घर और गोदाम पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान आयुष मौके से फरार हो गया। उसके खिलाफ मंगलपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। जो कि दीपावली पर्व समाप्त होने के उपरांत भी लगातार जारी था। इसी क्रम में आज मंगलपुर पुलिस को विश्वसनीय तथा गोपनीय सूत्रों से सूचना मिली कि कस्बा झींझक में कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा अवैध पटाखों का निर्माण और भंडारण किया जा रहा है, जिसके क्रम में पुलिस द्वारा कई जगह छापेमारी की गई। तो कस्बा झींझक में आयुष गुप्ता उर्फ हर्ष गुप्ता के डिस्पोजल क्रॉकरी की दुकान से तथा इसके गोदाम से करीब 1000 किलो 10 कुंटल अवैध पटाखा तथा पटाखे बनाने की सामग्री बरामद की गई तथा इसके द्वारा प्रयोग की जा रही एक सुजुकी। दिल्ली से बिहार जा रही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन में बम होने की सूचना पर ट्रेन को अलीगढ़ में रोका गया। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आरपीएफ, जीआरपी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, डॉग स्क्वाड और सिविल पुलिस ने ट्रेन की तलाशी ली है। बताए गए जनरल कोच से पुलिस ने सुशील सैनी नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया है। हालांकि उससे कुछ मिला नहीं है। सुशील सैनी बिहार के मधुबनी का रहने वाला है। सूचना देने वाले शख्स को भी दिल्ली में डिटेन किया गया है। अलीगढ़ में नकाबपोश बदमाशों ने बेकरी एजेंसी से 1.5 लाख की चोरी हो गई। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना मड्राग थाना क्षेत्र के नगला मंदिर के पास की है। बाइक पर आए नकाबपोश तो बदमाश कुछ ही मिनटों में कैश लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन 4 लेन परियोजना और एसएसएफ 2nd बटालियन का जायजा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने समय से काम पूरा करने के निर्देश दिए। 838 करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत से बनने वाले 4 लेन का निर्माण इसी साल फरवरी में शुरू हुआ था, जिसे अगस्त 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं निर्माणाधीन एसएसएफ 2nd बटालियन का जायजा लेते हुए सीएम योगी ने डीएम को मिट्टी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में सीएम योगी ने छात्रों को डिग्रियां सौंपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी में पहचान का संकट था। पहले हर त्योहार में दंगे फसाद होते थे। हमने 2017 के बाद लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया। हर त्योहार अब खुशी और उमंग से मनाया जाता है। आइए तालियों की गूंज से इन स्वर्ण पदक विजेताओं का सम्मान करें, जिन्होंने अपने परिश्रम से इस गौरव को अर्जित किया है। कानून व्यवस्था का एक मॉडल दे दिया। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, देश के अंदर विभिन्न राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश आज उसका एक मॉडल देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश ने ये कर दिया है। ये प्रयास करने से होता है, ऐसा नहीं कि उस पर नियंत्रण हो सकता है। जहां हर तीसरे दिन दंगा होता था, 8-8.5 वर्ष से आपने देखा होगा कोई दंगा नहीं, कोई शोरगुल नहीं। पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाए जा रहे हैं और हर एक तबके के मनाए जा रहे हैं। हर एक, क्या होली हो, क्या दीपावली, क्या विजयादशमी, क्या रक्षाबंधन, क्या क्रिसमस, क्या ईद, बकरीद, सब कुछ तो सारे पर्व और त्योहार बहुत उमंग और उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। आज जब कोई पूछता है या मेरे पास आते हैं लोग, मैं पूछता हूं त्योहार अच्छा हो गया ना? अच्छा हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में संबोधित करते हुए तकनीक के साथ नैतिक विकास पर भी जोर देने की अपील की। सीएम योगी ने उदाहरण के लिए मर्सिडीज कार से गमला चोरी की घटना सुनाई। सीएम योगी ने क्या कहा, सुनिए जरा।
आश्चर्यचकित था। लखनऊ में G20 की एक समिट थी। हम लोगों ने एक G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की और सजावट करके वहां अच्छे गमले लगाए, CCTV कैमरे लगाए। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी, लेकिन वो जल्दी जल्दी भरे जा रहा है। हमने कहा देखो पकड़ेंगे तो भी बेइज्जती है, पूरी सिटी की बेइज्जती होती है, और कार्रवाई न करें तो भी एक अच्छा कार्य जो किया गया है प्रशासन के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा वह भी भंग हो रहा है। तो हमने कहा उनको बुला करके केवल ये फुटेज दिखा दो कि देखो भाई कुछ गमले हमारे गायब हुए हैं, CCTV फुटेज में ये आपकी गाड़ी आ रही है, आपका फोटो आ रहा है, भाई इतना बोल करके छोड़ देना। ये स्थितियां हैं और इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा संस्थान हमें टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़े, लेकिन साथ साथ उन संस्कारों के साथ भी जोड़े जिसपे एक मजबूत इमारत का निर्माण हमें विकसित भारत के रूप में करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या पहुंच रहे हैं। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री के स्थान पर उतरेंगे, कहां से बाय रोड मंदिर परिषद में जाएंगे। तमाम हिंदुओं पर बारीकी से जायजा लेने के साथ साथ स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर परिसर में बैठक भी करेंगे, जिसमें आने वाले मेहमानों की सुविधा के साथ VIP और VIP मेहमानों के अलावा प्रधानमंत्री के आगमन और राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कल जनपद अयोध्या में आएंगे और जो 25 तारीख को प्रोग्राम है ध्वजारोहण का श्री राम मंदिर टेम्पल में, उसकी तैयारियों की समीक्षा करेंगे और भ्रमण करके भी देखेंगे कि कहाँ पे क्या क्या तैयारियां हैं और पूरी समीक्षा करके जाए। 23 सितंबर को जेल से रिहा होने वाले आजम खान फिर जेल पहुंच गए। MP MLA कोर्ट ने उन्हें बेटे अब्दुल्ला के 2 पैन कार्ड वाले मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी इस मामले में दोषी पाया गया है और उन्हें भी 7 साल की सजा हुई है। आजम खान इसी साल 23 सितंबर को जेल से रिहा हुए थे और अब वो 17 नवंबर को फिर जेल के अंदर पहुंच गए हैं। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने 2019 में आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत का फैसला है, क्या कहना है? कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। बेहतर है, गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। हमने हमेशा कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, न्यायपालिका का सम्मान किया है और कभी भी यही निर्णय नहीं, न्यायपालिका का कोई भी अगर निर्णय रहा है हमने हमेशा उसका स्वागत किया है। आज भी जो फैसला हुआ है हम उसका स्वागत करते हैं और न्यायपालिका पर पूरी तरीके से हमारा विश्वास है। कोई भी आपको अपना सबूत, अपना प्रमाण कोई देना है तो कोर्ट में दीजिए, मीडिया के सामने कहने से क्या हो जाएगा। यहाँ दीजिए आप, अगर आपके पास कुछ है तो। और हर मामला पेपर एविडेंस के आधार पर है, हर चीज़ शीशे की तरह साफ है और हम अपनी बात को पूरी तरीके से हम साबित कर रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आजम खान की 2 पैन कार्ड मामले में सजा हुई है। 23 सितंबर 2025 आजम खान जेल से रिहा होते हैं और दूसरी तस्वीर 17 नवंबर 2025 की, आजम को 7 साल की सजा सुनाई जाती है। 23 सितंबर को जेल से रिहा हुए आजम खान MP MLA कोर्ट से आजम और अब्दुल्ला को सजा का ऐलान हुआ। फोन गिर गया, फोन तुम लोगों का भाई। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा होने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की
हदें पार कर देते हैं, वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। सब देख रहे हैं। अलीगढ़ में मुस्लिम धर्मगुरुओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल ने वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने और अपडेट न करने पर चिंता जताई है। कई जरूरी दस्तावेज को पोर्टल पर अब तक अपलोड नहीं किया गया। इसके बाद वक्फ संपत्तियों पर कब्जे का खतरा बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर मुतवल्लियों की मिलीभगत से संपत्तियां विवादों में फंसी हैं। कई मुतवल्ली आंशिक संपत्तियों का ब्यौरा ही अपलोड कर रहे हैं, जबकि कुछ मामलों में फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा किया गया है। आदित्यनाथ जी के लिए भेजा गया है और इसमें मांग की गई है कि जो वक्फ बोर्ड की 1 लाख बीघे करीब आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर में जो प्रॉपर्टी है वो बच रही है, ऐसी कि वो उम्मीद पोर्टल पर नहीं दर्ज कराई जा रही है। जबकि वक्फ प्रॉपर्टी का मकसद है कि गरीब, यतीम, मिस्कीन की मदद करना और उन्हें आगे बढ़ाना, विकास करना। जबकि पिछले दिनों में जो तमाम प्रॉपर्टीज के माफियाओं ने पेपर तैयार करके कब्जा कर लिए थे। और पटना से बड़ी खबर आ रही है। लालू यादव के आवास पर हंगामा हो रहा है। छपरा के आरजेडी कार्यकर्ताओं का हंगामा। लालू आवास के बाहर संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लालू यादव के आवास के पर हंगामा हो रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। छपरा के आरजेडी कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। आओ बैठ जाओ। तो पटना में लालू यादव के आवास के बाहर नारेबाजी हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लालू यादव के आवास के बाहर के नारेबाजी हो रही है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। आओ बैठ जाओ। पटना से खबर है। तेजस्वी को मिला लालू का साथ। तेजस्वी के नेतृत्व पर लालू की मोहर लगी है। तेजस्वी के नेतृत्व में आगे भी लड़ेगी आरजेडी। तेजस्वी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी आरजेडी। तेजस्वी को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने अपने कामकाज में पारदर्शिता, तेजी और जनता की सुविधा को सबसे ऊपर रखते हुए एक बड़ी डिजिटल पहल की है। कमिश्नरेट कोर्ट्स मॉनिटरिंग सिस्टम यानी CCMS को औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है। इस सिस्टम एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए अब कमिश्नरेट अदालतों में चल रहे मामलों की वास्तविक समय में ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इस पोर्टल पर 126, 129, 152, 164 और 170 BNSS गुंडा एक्ट तथा गैंगस्टर एक्ट के सभी मामलों को ऑनलाइन मॉनिटर किया जा सकेगा। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने जनता से सुविधा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने और बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था बनाने में सहयोग की अपील की है। पहले से ही अधिकारियों का ये सुविधा है कि विभिन्न कोर्ट में जो वाद चल रहा है उसके नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए आज हम लोग जो वाद जिनका चल रहा है उनको भी अग्रिम तिथि देने के लिए सुविधा देते हुए उस सुविधा का लॉन्चिंग आज कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों को जिनका वाद कोर्ट में चल रहा है वो अग्रिम तिथि जान सकें। केरल के कुन्नूर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक फ्लाईओवर पर अचानक एक कार फंस गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। फिलहाल कार सवार को सुरक्षित बचा लिया गया है। कार पूरी तरह से नीचे नहीं गिरी, जिससे गंभीर हादसा होने से बच गया। जो फ्लाईओवर पर कार फंस गई उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से केरल के कुन्नूर में यहां पर यह हादसा टला है। जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से कार सवार को वहां पर बचाया गया।